एक सरकारी स्कूल में कुछ बच्चे पढ़ रहे थे। तभी एक जिला कलेक्टर की गाड़ी हॉर्न देते हुए स्कूल के गेट के पास आके खड़ी होती है और सारे स्टाफ जो है और टीचर और बच्चे सब डर जाते हैं, सोचने लगते हैं कि एक जिला कलेक्टर की गाड़ी इस स्कूल में क्यों आ रही है, क्या हुआ, क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है। सब हैरान होने लगते हैं। उसके बाद कलेक्टर साहब उतरते हैं और सीधा प्रिंसिपल के ऑफिस में चले जाते हैं। ऑफिस में पहुंचने के बाद प्रिंसिपल से एक टीचर की जानकारी लेते हैं और टीचर का नाम सुधीर होता है। जब सुधीर सर के बारे में वो कलेक्टर साहब पूछते हैं तब वो प्रिंसिपल साहब काफ़ी हैरान हो जाते हैं कि इतने बड़े अधिकारी जो है एक मामूली टीचर को इतनी बेसब्री से क्यों पूछ रहे हैं। काफ़ी हैरान हो जाते हैं और वो कलेक्टर साहब से पूछ ही लेते हैं कि प्रिंसिपल साहब कहते हैं कि उनसे क्या काम है। अब जिला कलेक्टर साहब कहते हैं कि मुझे कुछ उनके पैसे जो उधार हैं वो लौटाने हैं, तो इसके लिए मैं उनके बारे में जानकारी कर रहा हूँ। तब प्रिंसिपल साहब बताते हैं कि वो तो कब का रिटायर हो चुके हैं और वो अपने घर पर ही रहते हैं अब। और फिर प्रिंसिपल साहब कहते हैं कि मैं उनका एड्रेस आपको दे सकता हूँ, आप उनके घर पे जाके उनसे मुलाकात कर सकते हो। फिर कलेक्टर साहब कहते हैं ठीक है, मुझे उनका जो एड्रेस दे दो और उनका फ़ोन नंबर दे दो। ये सब सुन के जो है कि प्रिंसिपल साहब काफ़ी उत्सुक हो जाते हैं ये जानने के लिए कि आखिर उनसे वो टीचर से और कलेक्टर साहब से क्या रिश्ता है। तो वो कलेक्टर साहब से पूछ ही लेते हैं कि आप इतने बेचैन क्यों हो सुधीर सर से मिलने के लिए, आपने कितना पैसा उनसे उधार लिया है, हमें भी तो बताइए, हम भी तो जाने। जिला कलेक्टर साहब जो है एक कुर्सी पर बैठ जाते हैं और प्रिंसिपल सर को जो है अपनी पूरी दास्तान सुनाने लगते हैं। वो बताते हैं कि काफ़ी समय पहले जब मैं इस स्कूल में पढ़ता था तब उस समय उन्होंने एक सवाल किया था। सर ने सवाल पूछा था कि मैं अगर सब स्टूडेंट को 100-100 रुपये दूँ तो सब लोग अब 100-100 रुपये ले करके क्या करोगे। तो उसमें से जो कुछ स्टूडेंट थे बोलते थे कि मुझे खिलौना लेना है, कुछ स्टूडेंट बोलते हैं हमें चॉकलेट लेना है, कुछ जन बोलते हैं हमें जो है अनेकों प्रकार का सब अपना अपना विचार वहाँ रखते हैं। तो जब मेरी बारी आती है तब मैं सुधीर सर से बोला कि सर मुझे अपनी माँ के लिए चश्मा बनवाना है। तब उन्होंने पूछा कि आखिर तुम चश्मा क्यों बनवाना चाहते हो अपनी माँ के लिए। फिर जिला कलेक्टर साहब बताते हैं कि सुधीर सर उठ करके उस समय मेरे पास आए और बोले कि तुम्हारे माँ के लिए चश्मा तो तुम्हारे पिताजी भी बनवा सकते हैं, तुम क्यों इतना टेंशन ले रहे हो। तब जो है मैं सुधीर सर से बताया फिर कि मेरे पिताजी जो है बचपन में ही गुजर गए थे और मेरी माँ ही जो है दूसरों के घर में बर्तन झाड़ू पोछा करके मुझे पढ़ाया लिखाया करती है और घर पे ही सिलाई करके पुराने कपड़ों का जो है पालन पोषण किया करती है। ये सुनने के बाद सुधीर सर की आंखों में आंसू आ जाते हैं। उस समय हमें 200 रुपये दिए थे, बोले कि 100 रुपये तुम ये रखो अपनी माँ के चश्मा के लिए और 100 रुपये जो है तुम ये रखो अपने खर्चे के लिए। और फिर उसी समय सुधीर सर ने मेरे सर पे हाथ रख के बोला था कि मैं तुमको आशीष देता हूँ, तुम एक दिन बहुत बड़े आदमी बनोगे जो कि अपनी माँ का इतनी केयर करते हो, इसके लिए अपने इस इंसानियत को मरने मत देना। सुधीर सर ने उस समय मेरी काफ़ी मदद की थी। बीच बीच में कभी मुझे खर्चे पानी का ज़रूरत भी पड़ता था तो 100-50 मुझे दे दिया करते थे। मेरी शर्ट अगर फट जाया करती थी तो कभी कभी बीच में शर्ट भी दे दिया करते थे। और कापी कलम कभी भी मुझे कुछ भी ज़रूरत पड़ता था तो हर वक्त वो मेरी मदद किया करते थे। मुझे अपने बेटे के जैसा वो रखा करते थे और बड़े ही प्यार से मुझे बुलाया करते थे। कभी उन्हें डांट फटकार के उन्होंने मुझे नहीं बुलाया, इसलिए काफ़ी एहसान है उनका मुझ पर। इसलिए मैं उनका जो है कि वो 100 रुपये जो एडवांस दिए थे वो उन्होंने बोला था कि जब कभी तुम्हारे पास हो जाएगा तो तुम मेरा पैसा मुझे रिटर्न कर देना। तो मैं वही आज देने के लिए उनसे मिलने के लिए आया हूँ। आज ये जो मैंने कामयाबी हासिल की है उन्हीं की बागदौलत हासिल की है, उन्हीं की बताए हुए रास्तों पे चलकर मैंने आज ये कामयाबी हासिल की है, इसीलिए मैं उनसे मिलने आया हूँ। इतनी बात सुनाते सुनाते कलेक्टर साहब जो है खुद रोने लगते हैं और प्रिंसिपल साहब भी काफ़ी भावुक हो जाते हैं और उनकी आंखों से भी आंसू गिरने लगते हैं, टपकने लगते हैं। फिर उन्होंने धीरे से उठ करके पुरानी रजिस्टर को खोलने के बाद उसमें से जो है कि सुधीर सर का एड्रेस और फ़ोन नंबर निकाला और फिर कलेक्टर साहब को दे दिए। फिर कलेक्टर साहब एड्रेस लेने के बाद अपनी सरकारी गाड़ी में जाके बैठते हैं। बैठने के बाद कुछ टाइम चलने के बाद जो है
आधा घंटा 20 मिनट का सफ़र करने के बाद जो है उस एड्रेस पर पहुंच जाते हैं। वहां पहुंचने के बाद देखते हैं तो सुधीर सर वहां पे नहीं है। वहां पहुंचने के बाद मालूम पड़ता है कि सुधीर सर जो थे अपना घर द्वार बेच करके जो है कि कहीं शहर में जाके वो रहने लगते हैं। और फिर पास पड़ोस के लोगों से पूछताछ करने पर, जानकारी लेने पर, जहाँ नए में शिफ्ट हुए थे सुधीर सर, वहाँ का उनको एड्रेस मिल जाता है। और फिर वहाँ के लिए कलेक्टर साहब निकल लेते हैं। जब उस शहर में कलेक्टर साहब पहुँच जाते हैं और फिर पहुँचने के बाद उस एड्रेस पर पहुँचते हैं, उस घर के सामने जा कर के उस घर का जब दरवाज़ा खटखटाते हैं तब उसमें से एक लड़का निकलता है। तब कलेक्टर साहब पूछते हैं क्या सुधीर सर का घर यही है? जो लड़का था, सुधीर सर का लड़का था, वो काफ़ी हैरान हो जाता है। सोचता है कि इस उम्र में मेरे पिताजी से इनको क्या काम आन पड़ी है, जो एक जिला कलेक्टर आ कर के मेरे से पूछ रहे हैं। और उनके पास जो है 4-5 गार्ड भी थे, तो वो काफ़ी डर जाता है और उस यही सब सोचते रहता है कि एक जिला कलेक्टर को मेरे पिताजी से क्या काम पड़ गई। तब वो जो सुधीर सर का लड़का था डर सजाता है जो है कि वो अपने पिताजी को एक वृद्ध आश्रम में छोड़ रखा था और इसके लिए काफ़ी डर सजाता है। करीब 3-4 सालों से अपने पिताजी का देखभाल नहीं करता था। वो वृद्ध हो गए थे, बूढ़े हो गए थे। इसके लिए वो अपने पिता को एक वृद्ध आश्रम में छोड़ करके अपनी बीवी और बच्चों के साथ वो रहा करता था। तो फिर जो है कि सुधीर सर का लड़का जो था वो पूछता है कलेक्टर साहब से, आखिर क्या ज़रूरत है मेरे पिताजी से जो आप मिलने आए हो? तब कलेक्टर साहब बोलते हैं मुझे उनका पैसा लौटाना था। तब जो पैसे की बात सुनता है तो उसके मन में लालच आ जाता है और कहने लगता है कि जो कुछ पैसा है वो मुझे आप दे दो, मैं उन्हें दे दूंगा। और ये नहीं बताता है कि पिताजी जो है वृद्ध आश्रम में हैं। कलेक्टर साहब बोलते हैं कि तुम मुझे सच सच बताओ, आखिर सुधीर सर है कहाँ? मुझे उनसे ही मिलना है और उनके हाथ में ही पैसा देना है, तुम्हें नहीं देना है, मैं तुम्हें नहीं जानता। तो लड़का बोलता है मैं उनका इकलौता बेटा हूँ, आप मेरा डॉक्यूमेंट देख लीजिए। सब कुछ दिखाने लगता है। तब कलेक्टर साहब बोलते हैं हमसे होशियारी मत करिए, हमें बस सुधीर सर से मिलना है। कहाँ पे हैं वो? आप उनका मुझे एड्रेस दीजिए। अब कलेक्टर साहब थोड़ी कड़क आवाज़ में बात करते हैं तो उनका बेटा डर सा जाता है और डरते डरते हुए बताता है कि पिताजी को मैंने एक वृद्ध आश्रम में छोड़ रखा है। और फिर कलेक्टर साहब उस नालायक बेटे से सुधीर सर जिस वृद्धाश्रम में थे वहाँ का एड्रेस लेते हैं और वहाँ तुरंत पहुँच जाते हैं। वहाँ पहुँचने के बाद वृद्धाश्रम के जो मैनेजर साहब थे उनसे बातचीत करते हैं। बातचीत करने के बाद वो सुधीर सर के पास जाते हैं। फिर कलेक्टर साहब अंदर जाते हैं और वहाँ देखते हैं और अपने गार्ड को जो है बाहर ही रोक देते हैं। क्वार्टर के अंदर वो सुधीर सर थे, वहाँ पे जाकर देखते हैं तो वो एक चादर ओढ़ करके एक बेड पर लेटे हुए हैं। देखने में लग रहा था कि सुधीर सर काफ़ी बीमार और कमज़ोर हो चुके हैं। और कलेक्टर साहब जा करके सुधीर सर के पैर छूते हैं। फिर सुधीर सर ने पूछा कि बेटा आप कौन हो? मैंने तुम्हें पहचाना नहीं, पहले कभी तुम्हें देखा नहीं। इतना कहते हुए सुधीर सर अपने ही बेड पर उठ करके बैठ जाते हैं। और फिर कलेक्टर साहब ये नज़ारा देखने के बाद उनकी आंखों में जो है आंसू आ जाते हैं। फिर कलेक्टर साहब कहते हैं सर मैं वही लड़का हूँ जो सरकारी स्कूल में आप मुझे पढ़ाया करते थे। मेरी माँ के आंखों का चश्मा बनवाने के लिए आपने 200 रुपये दिए थे। मैं वही लड़का हूँ, मेरा नाम अनमोल है। इतनी बातें सुनने के बाद सुधीर सर अपने दिमाग पे जोर डालते हैं। तब उन्हें थोड़ी थोड़ी बातें याद आने लगती है। मुझे बहुत खुशी हो रही है देख करके। तब इतना कहते कहते सुधीर सर की आंखों में आंसू आ जाते हैं, रोने लगते हैं। कलेक्टर साहब कहते हैं सर उस समय ने आपने मेरी काफ़ी मदद की थी, मुझे आपने ही हौसला दिया था। उसी हौसले के बागदौलत मैं आज यहाँ तक पहुँचा हूँ, इतना बड़ा अधिकारी बना हूँ तो आपके ही हौसले के दम पे बना हूँ। और जो आपने मुझे बीच बीच में छोटी छोटी खर्चा दे करके मेरे हौसले को आपने जारी रखा, हौसले को मेरे बढ़ावा दिया, आज मैं उन्हीं सबको लौटाने के लिए आया हूँ। तब इतना सुनने के बाद सुधीर सर के आंखों से आंसू बहने लगते हैं, रोने लगते हैं। तब जो है कलेक्टर साहब पूछते हैं कि सर जी आपकी ये दशा कैसे हो गई, यहाँ तक कैसे पहुँच गए, आप मजबूरियों का सामना कैसे करना पड़ा? तब जो है सुधीर सर ने कलेक्टर साहब को अपनी पूरी दास्तान सुनाते हैं। सुनाने के बाद कलेक्टर साहब के पैरों तले से ज़मीन खिसक जाती है, काफ़ी हैरान हो जाते हैं और फूट फूट कर रोने लगते हैं। फिर सुधीर सर कहते हैं कि बेटा उस समय मैंने तुम्हें 200 रुपये दिया था, तुम्हें आज तक याद है? और तुम देने के लिए मुझे ढूंढते हुए वृद्धा आश्रम तक पहुँच गए
और एक मेरी सगी औलाद है। उनके लिए मैंने रात दिन एक किया, सब कुछ किया उनके लिए, पढ़ाया लिखाया, शादी ब्याह खर्चा पानी सब कुछ किया, लेकिन आज मुझे वो घर से निकाल करके वृद्धाश्रम में छोड़ दिया है। ये कहते हुए फूट फूट कर सुधीर सर रोने लगते हैं। फिर सुधीर सर पूछते हैं कि बेटा तुम इतने बड़े आदमी हो गए हो, इतने बड़े हो गए हो, अब बताओ तुम करते क्या हो, क्या काम धंधा करते हो। तब कलेक्टर साहब बताते हैं कि सर मैं उसी तरह से अपनी लगन से पढ़ाई करता रहा, मेहनत मजूरी करके अपना फीस भरता रहा और आपकी बताए हुए रास्तों पे मैं चलता रहा और आज मैं यहाँ आपके सामने एक जिला कलेक्टर बन के खड़ा हूँ और ये सब जो है आपके ही बागदौलत हुआ है, इसके लिए मैं आपके पास पहले आया हूँ। इतनी बात सुनने के बाद सुधीर सर को जो है काफ़ी खुशी महसूस होता है और कलेक्टर साहब का पीठ थपथपाने लगते हैं। बहुत खुशी होती है उनको, बोलते हैं वाह बेटा वाह, तुम मेरा नाम रोशन किया और अपना भी नाम रोशन किया, जिला का भी नाम रोशन किया। काफ़ी उसको आशीष देते हैं, काफ़ी उसका जो है सम्मान करते हैं। इसके बाद वो दोनों जन में सुधीर सर में कलेक्टर साहब में काफ़ी घंटों तक बात होता है। बात होने के बाद कुछ टाइम के बाद फिर वहाँ पे सुधीर सर बोलते हैं कि बेटा अब तुम जाओ और मुझे यहाँ रहने दो। तब कलेक्टर साहब बोलते हैं कि नहीं सर जी, अब आप जो है अपना पूरा बोरिया बिस्तरा जो है, अपना पूरा सामान है जो आप पैक कर लो, अब आप यहाँ से चलिए। तब जो है सुधीर सर काफ़ी हैरान हो जाते हैं और सोचने लगते हैं। तब कलेक्टर साहब कहते हैं सर आपको मैं वहाँ लेके चलूँगा जहाँ आपको होना चाहिए। कलेक्टर साहब जो है वृद्धाश्रम के मैनेजर साहब से बात करते हैं। बात करने के बाद सुधीर सर को अपनी गाड़ी में बैठाते हैं और वहाँ से वो अपने घर की तरफ चल देते हैं और सुधीर सर को अपने घर पे लेके आते हैं। तो दोस्तों कलेक्टर साहब का घर काफ़ी बड़ा होता है और उनके 2 बच्चे होते हैं और जैसे ही गाड़ी हॉर्न देते हुए घर के सामने उनके पहुंचती है, उनके दोनों बच्चे दौड़ते हुए उनके पास आ जाते हैं। उसके बाद कलेक्टर साहब अपना गाड़ी से उतरते हैं और सुधीर सर को भी उतारते हैं और सुधीर सर उतना बड़ा घर देखने के बाद काफ़ी अचंभित हो जाते हैं, पूछने लगते हैं बेटा अनमोल ये किसका घर है। तब जो है कलेक्टर साहब बोलते हैं कि ये अपना ही घर समझिए, आज से आप वृद्धाश्रम में नहीं रहेंगे, आज के बाद आप हमारे साथ रहेंगे, हमारे माँ हमारे बीवी बच्चों के साथ में हम पूरा एक फैमिली बन के आज के बाद यहीं रहेंगे, आपको वहाँ रहने की कोई ज़रूरत नहीं है। इतनी बात सुनने के बाद फिर से एक बार सुधीर सर की आंखों में आंसू आ जाते हैं, काफ़ी भावुक हो जाते हैं। इतने में ही कलेक्टर साहब की पत्नी और उनकी माँ जो है घर के बाहर आ जाती हैं और सुधीर सर को साथ में लेके अपने घर के अंदर चले जाते हैं और सुधीर सर को अच्छे से कलेक्टर साहब नहवाते हैं। नहलाने के बाद उन्हें अच्छे से कपड़ा पहनाता है, पहनाने के बाद खाना पीना जो है उन्हें अच्छे से खिलाते पिलाते हैं। और जो है कि अनमोल की पत्नी और उसकी माँ को ये पता था कि एक समय ऐसा था कि सुधीर सर ने मेरे बेटे की और मेरे पति की जो है काफ़ी मदद किया करते थे और माँ का चश्मा बनवाने के लिए उन्होंने 100 रुपये दिया था और जो है कि अनमोल का बचपन में काफ़ी मदद किया करते थे। उनके पूरे फैमिली को ये बात पता थी, इसलिए उनका आदर सम्मान काफ़ी बखूबी से किया जाता था और एक साथ मिल के रहने लगते हैं। और दोनों बच्चे उनके जो कलेक्टर साहब के यानी अनमोल के जो दोनों बच्चे थे वो सुधीर सर के साथ काफ़ी मौज मस्ती से खेला करते हैं। तो दोस्तों बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिएगा और कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा। और अगर अभी आप चैनल पे नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक नहीं किए हो तो एक प्यारा से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।